हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ 1 के भाग 1 में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनका समीकरण कैसे लिखा जाता है, उन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। भाग 2 में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इस भाग में हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, संक्षारक, विकृत गंधिता और पाठ की सभी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी पाठ के भाग 2 की वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पदार्थ में आपन टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं। उपचयन अभिक्रियाएं भी पदार्थों के आपन टूटने और जुड़ने से ही होती हैं। उपचयन अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें दो पद इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व और इलेक्ट्रॉन नकारात्मक तत्व को समझना होगा। कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनावेशित हो जाता है। ऐसे तत्व को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन सकारात्मक होती हैं। इसके विपरीत यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है और ऐसे तत्व को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नकारात्मक तत्व। अधातुएं इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन नकारात्मक तत्व की वृद्धि होती है या इसके विपरीत हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व का ह्रास होता है, हम कहते हैं पदार्थ का उपचयन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का ह्रास पदार्थ का उपचयन करता है। इससे तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इस परिभाषा को समझने के लिए देखते हैं कुछ उदाहरण। सोडियम ऑक्सीजन लेकर बनता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसमें सोडियम का उपचयन हो। दूसरी अभिक्रिया में Fe एक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक पदार्थ की वृद्धि से बन जाता है FeCl3 और इसमें Fe का उपचयन हुआ FeCl3 में। तीसरी अभिक्रिया में CH3CH2OH इथेनॉल में से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और वह बन जाता है CH3CHO इथेनॉल। इस अभिक्रिया में CH3CH2OH का उपचयन हुआ। अगली अभिक्रिया में Hg2Cl2 में से एक इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व का ह्रास होता है जो है मरकरी Hg और वह बन जाता है HgCl2। इस अभिक्रिया में Hg2Cl2 का उपचयन हुआ। एल्युमिनियम जो एक धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स का ह्रास होता है तो वह धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में हुई वृद्धि। यहां पर एल्युमिनियम का उपचयन हुआ। तो आपने देखा होगा इन सभी अभिक्रियाओं में जो अभिकारक हैं इनका उपचयन हुआ। अपचयन प्रक्रियाएं
उपचयन प्रक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत है। अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन नकारात्मक पदार्थ का ह्रास होता है। इसके विपरीत यदि पदार्थ में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व की वृद्धि होती है तो वह भी अपचयन है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का लाभ होता है या तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। पहली अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और ये बन जाता है कॉपर। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो। दूसरी अभिक्रिया में AuCl3 में से इलेक्ट्रॉन नकारात्मक पदार्थ क्लोरीन का ह्रास होता है और वह बन जाता है AuCl। इस अभिक्रिया में AuCl3 का अपचयन हुआ। तीसरी अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम में हाइड्रोजन की वृद्धि होने से सोडियम का अपचयन हुआ। चौथी अभिक्रिया में CuCl2 में एक इलेक्ट्रॉन सकारात्मक तत्व कॉपर की वृद्धि होती है और वह बन जाता है Cu2Cl2। तो इस अभिक्रिया में CuCl2 का अपचयन हुआ। कॉपर यदि आयोनिक रूप में है और वे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इससे इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है और यहां पे इसलिए ये आयनिक कॉपर का अपचयन हो। तो आपने देखा सभी अभिक्रियाओं में अभिकारकों का अपचयन हो। तो हमने उपचयन और अपचयन में देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें जो पदार्थ उपचयित होता है या अपचयित होता है अभिकारकों में ही होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ एक ही अभिक्रिया में होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित होता है, साथ में दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। उदाहरण देखते हैं जिसमें MnO2 अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से। यहां पर MnO2 अपनी ऑक्सीजन छोड़कर MnCl2 में अपचयित हुआ। इस अभिक्रिया में Mn की ऑक्सीकरण संख्या MnO2 में 4 थी, MnCl2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 रह गई। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है और H2O में भी वह 1 ही रहती है। लेकिन क्लोरीन की संख्या हाइड्रोजन क्लोराइड में -1 है और क्लोरीन में ये हो जाती है 0। तो हाइड्रोजन क्लोराइड उपचयित हुआ क्लोरीन में। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है संक्षारण। जब ऑक्सीजन लोहे के साथ अभिक्रिया करती है तो उस पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। साधारण भाषा में लोहे को जंग लगना संक्षारण होता है। जब लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे के 3 ऑक्साइड बनते हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4। यहां पर हम देख रहे हैं अभिक्रिया जिसमें FeO2 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है Fe2O3। इस प्रक्रिया में Fe ऑक्सीजन ग्रहण कर उपचयित हो रहा है। देखते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है। इस प्रक्रिया में Fe
3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है। ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए Fe के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को देते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है और ऑक्सीजन यहां पर अपचयित होता है। ऑक्सीजन और Fe पर विपरीत आवेश होने के कारण ये आकर्षित होते हैं और यौगिक बनाते हैं Fe2O3। रेडॉक्स अभिक्रिया में हमने उपचयन और अपचयन किस पदार्थ का हुआ जाना। अब देखते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक को एक रासायनिक अभिक्रिया में कैसे पहचाना। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है या ऑक्सीकृत होता है वह अपचायक कहलाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या अपचयित होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं ZlO का अभिक्रिया कार्बन के साथ। इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर बना कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन उपचयित हुआ तो इसके लिए ऑक्सीकारक हुआ जिंक ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़कर अपचयित हुआ जिंक में। क्योंकि जिंक ऑक्साइड अपचयित हुआ तो इसका अपचायक कौन हुआ? कार्बन। एक और उदाहरण लेते हैं इसे अच्छी तरह समझने के लिए। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहां पर जिंक उपचयित हो रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट। क्योंकि जिंक उपचयित हुआ तो इसका ऑक्सीकारक हो गया कॉपर सल्फेट। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट अपचयित हो रहा है कॉपर में। क्योंकि कॉपर सल्फेट अपचयित हुआ तो जिंक हो गया अपचायक। तो आपने फिर देखा कि अभिकारकों में से ही हमें ऑक्सीकारक और अपचायक को ढूंढना है। अगर एक पदार्थ ऑक्सीकारक है तो दूसरा अपचायक है। हमारे आसपास भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं हो रही हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। प्राकृतिक गैस का दहन भी एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। इसमें मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर CO2 और H2O बनाता है। साथ में बनती है ऊष्मा। इसी तरह सभी ईंधन के दहन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए ईंधनों का उपयोग हम करते हैं ऊर्जा लेने के लिए। धातुओं का संक्षारण भी एक अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। इसमें नए उत्पाद बनने के अलावा धातुओं के रंग में परिवर्तन भी होता है, जो हमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे सिल्वर Ag जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है सिल्वर सल्फाइड AgS, और इसीलिए चांदी पर एक काली परत जम जाती है। यहां पर सिल्वर या Ag का उपचयन हुआ। आयरन जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे बनता है हाइड्रेटेड Fe2O3, और लोहे की चीजों पर भूरे रंग का जंग लग जाता है। इसमें आयरन का उपचयन हुआ Fe2O3। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का होता है।
हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया कर बना देता है कॉपर कार्बोनेट, जिससे कॉपर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। रंगों के अलावा कभी-कभी पदार्थों के स्वाद और गंध में भी परिवर्तन आता है, जिससे पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। भोजन में तेल और वसा का उपचयित होने पर भोजन विकृत गंधी हो जाता है, जिससे भोजन का स्वाद और गंध खराब हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। सजीवों में श्वसन भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जो भोजन हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का उपचयन ऑक्सीजन से होता है, जो हम सांस से अंदर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपचयन हुआ जिससे CO2 बने, और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ जो जल में परिवर्तित हुआ। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो और प्रकार में बांट सकते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इसे समझने के लिए हम अपनी एनसीईआरटी की किताब से ही उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊष्मा। हर इस तरह की अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए ईंधनों का प्रयोग जलाने के लिए किया जाता है और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा उदाहरण है सजीवों में श्वसन। जब हम सांस लेते हैं उसके साथ हमारे द्वारा लिया गया भोजन जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊष्मा। यह ऊष्मा सभी सजीव किसी भी कार्य को करने में प्रयोग में ला सकते हैं। शाक सब्जियों का अपघटन होकर जो कंपोस्ट बनता है, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। पार्ट 1 के भाग 2 में हमने वियोजन अभिक्रियाएं देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के कारण वियोजित हो रही हैं, उनको हम ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं FeSO4 जिसका रंग हरा होता है, ऊष्मा के कारण यह वियोजित हो जाती है Fe2O3, SO2 और SO3 में, और इसका हरा रंग गायब हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा के कारण वियोजित होकर बनाती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया उद्योगों में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बुझा चूना या सिर्फ चूना भी कहा जाता है, इसके उद्योगों में बहुत ज्यादा उपयोग है और इसका एक मुख्य उपयोग है सीमेंट बनाना। तीसरी अभिक्रिया जो ऊष्मीय वियोजन है, PbNO3 लेड नाइट्रेट ऊष्मा के कारण वियोजित होती है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम पहचान सकते हैं उसके भूरे धुएं से। इसी पाठ से देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है
तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। परीक्षा में इस उत्पाद का नाम और इसका रंग पूछा जाता है, जो सफेद पाउडर है। मैग्नीशियम की लौ का रंग पूछा जाता है, जो सफेद चमकदार लौ होती है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है रेगमाल से रगड़कर। क्योंकि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अपने ऊपर जमा लेता है। अभिक्रिया देखने के लिए हमें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को उतारना होता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया और रसायन जिनके नाम पूछे जाते हैं। सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना। अब देखते हैं इनकी अभिक्रियाएं। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके बनाता है बुझा हुआ चूना, जो सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। जब इसे दीवारों पर लगाया जाता है तो ये हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे 2-3 दिन में दीवारों का रंग सफेद चमकीला हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 प्रतिरूप है: चूना पत्थर, चॉक और संगमरमर। ये दोनों ही अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा विघटित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया विभिन्न उद्योगों में उपयोग की जाती है। इसके बाद एक अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण है, फेरस सल्फेट का वियोजन। इस अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा फेरस सल्फेट का अपघटन करके बनाया जाता है Fe2O3, SO2 और SO3। यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हरा रंग FeSO4 का फीका पड़ जाता है Fe2O3 बनने पर। इस पाठ की चौथी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट का वियोजन, जो ऊष्मीय वियोजन है, जिससे बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग आपसे पूछा जा सकता है, जो भूरा धुआं होता है। पांचवी महत्वपूर्ण अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सूर्य के प्रकाश से। सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग सूरज की रोशनी से परिवर्तित हो जाता है सलेटी रंग। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होता है Ag और क्लोरीन। यह अभिक्रिया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग होती है। अगली अभिक्रिया जिसमें जल का अपघटन हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। विद्युत की उपस्थिति में इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन समान है? नहीं, इसमें 2 भाग हाइड्रोजन के 1 भाग ऑक्सीजन के बनते हैं। और ये किस इलेक्ट्रोड पे बनते हैं? हाइड्रोजन बनता है कैथोड पर और ऑक्सीजन बनता है एनोड पर। सातवीं महत्वपूर्ण अभिक्रिया एक विस्थापन प्रतिक्रिया है, जिसमें कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है Fe के साथ। इस विस्थापन अभिक्रिया में बनता है FeSO4 और कॉपर। इस विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग बनाता है हरे रंग का FeSO4।
विस्थापन की एक अभिक्रिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से जो बेरियम सल्फेट बनता है वह एक सफेद अवक्षेप है। इसमें इसका रंग पूछा जा सकता है और प्रतिफल क्या बना, बेरियम सल्फेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं जो मैंने बाद में बताई, सभी एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को और पहले 2 वीडियोस को देख के आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। ये भाग थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।